राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी आरएसएस के नजरियात का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। कांग्रेस का कहना है कि इस वक्त पूरे मुल्क में एक फिरका वाराना नजरियात जंग जारी है, जिसका मुकाबला करने के लिए नजरियाती बेदारी निहायत जरूरी है। इलाहाबाद के संगम किनारे माघ मेले में मुनक्किद होने वाले कौमी सतह के तरबियती कैंप में मुल्क भर से कांग्रेस सेवा दल के कारकुनान शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस सेवा दल के तरबियती कैंप का इफ्तिताह कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रमोद तिवारी ने किया। इस मौके पर ज़रे कवानीन पर मुश्तमिल किताबचा खेती का खून का रस्म इजरा भी किया गया। इस किताबचे में कांग्रेस ने तीनों ज़रूरी बिल पर अपना सियासी मौक़िफ़ पेश किया है। का खून करेंगे और मैं स्पष्ट कर दूं कि ये तीनों काले कानून अगर लागू रहे तो सिर्फ किसानों का नुकसान नहीं होगा, हिंदुस्तान का नुकसान होगा, देश का नुकसान होगा। ये 130 करोड़ लोगों का संघर्ष है, उसमें शांतिपूर्वक ढंग से हम वहाँ के चलने वाले आंदोलन को शांति और अहिंसा के साथ समर्थन देते हैं। वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियां जो हैं, जो परिदृश्य में, उससे निपटने के लिए हम सब यहाँ पे बौद्धिक प्रशिक्षण कर रहे हैं और वैचारिकी के धरातल पर वैचारिकी का युद्ध हो रहा है हिंदुस्तान में। और वैचारिकी के धरातल पर हम अपने को मजबूत साबित करके संघ की विचारधारा के खिलाफ हम जंग लड़ने का ऐलान करने जा रहे हैं, जो आने वाले दिनों में 2022 और 2024 में इतिहास बदलेगा और कांग्रेस आएगी और संघ की विचारधारा को लोग को नेस्तनाबूद। मजहबी तंजीमों के दबाव में लव जिहाद का केस बनाकर पुलिस ने एक और मामला जबरन तब्दीली मजहब का दर्ज किया है। मामला मेरठ के नौचंदी थाना इलाके के शास्त्री नगर का है, जहां एक कोचिंग में पढ़ने वाले लड़के पर इल्जाम है कि उसने साथ पढ़ने वाली एक गैर मजहब की लड़की को लव जिहाद के तहत गुमराह किया और उसका जबरन मजहब तब्दील कराने की कोशिश की। कोचिंग करने गए लड़की के घर वापस न लौटने पर घर वालों ने पहले गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन हिंदू तंजीमों के कारकुनान को इस मामले की जानकारी होने के बाद इन लोगों ने थाने पहुंचकर हंगामा किया और जबरन तब्दीली मजहब एक्ट में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करने का पुलिस पर दबाव बनाया। हालांकि घर से गायब हुई लड़की आज खुद ही घर वापस लौट आई है, लेकिन हिंदू तंजीमों के कारकुनान के दबाव में पुलिस ने तब्दीली मजहब मामले में रिपोर्ट दर्ज करके लड़के को जेल भेज दिया था। थाने में रिकॉर्ड हुए इस वीडियो में आप तंजीमों के कारकुनान को थाने में हंगामा करते और पुलिस पर दबाव बनाते देख सकते हैं, जबकि आला पुलिस अफसरान खुद इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि लड़की अपनी मर्जी से गई और फिर घर वापस आ गई। बच्ची इंटर में पढ़ती है, उसके परिजनों ने एक शिकायत की थी, जिसमें लड़की को स्वयं लड़की दिल्ली चली गई थी, दिल्ली उसको बरामद किया गया। लड़की आ गई है, लड़की का विधिक रूप से उसे कार्रवाई की जा रही है, मुकदमा दर्ज किया जा रहा और मुकदमा दर्ज है और अभी को जेल भेजा जा रहा। मरकजी हुकूमत ने माली साल 2021-22 के लिए वजारत बराए अक़लियत उमूर के बजट में इजाफा करने के बजाय कमी कर दी है। अक़लियत उमूर के लिए बजट में इस साल 219 करोड़ की कमी की गई है। माहिरीन मानते हैं कि अक़लियती फलाह के मद में इजाफा न होने से इसका सीधा असर फलाही स्कीमों पर पड़ना लाजमी है। खास तौर पर मदरसा मॉडर्नाइजेशन के ताल्लुक से अमल में लाई जा रही मुख्तलिफ स्कीमों को कामयाब बनाने में बजट की कमी परेशानी का सबब हो सकती है। देखिए रिपोर्ट। तालीम और तरक्की के धारे में मदरसों को शामिल करने का इरादा जाहिर करते हुए मरकजी और सूबाई हुकूमतों ने मुख्तलिफ स्कीमों का ऐलान किया था। खास तौर पर मदरसों की जदीदकारी के लिए मदरसा तालिब इल्मों को टेक्निकल और जदीद उलूम की तालीम से भी आरास्ता करने का मंसूबा पेश किया गया। ताहम बजट की कमी के सबब न तो गुज़िश्ता सालों में मदारिस में असातिज़ा की कमी को दूर करने के लिए तकर्रुरी अमल में आई और न ही इस साल किसी तरह की उम्मीद अब बजट के बाद की जा रही है। जो स्कूल टीचर्स थे मदरसों में या स्कूलों में, तो उनकी भी सैलरी टाइम पे नहीं मिल पा रही थी, वो बजट भी नाकाफ़ी था। और अब क्योंकि बजट में ही कटौती कर दी गई है, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा परेशानियां सामने आएंगी। और जो लोग टीचर्स मानदेय पे काम कर रहे थे मदरसों में या दूसरे टीचर्स स्कूल वगैरह में, जिनको इस विभाग से बजट दिया जाता था, तो उनको तो जब पिछली बार भी 3-3 महीने 6-6 महीना डिले हो जाता था बजट के अभाव में। माहिरीन के मुताबिक लॉकडाउन के बाद से बदतर माशी हालात में आम लोग बजट से खास उम्मीद कर रहे थे।
और ख़ास तौर पर अक़लियती तबके को सरकारी फलाही स्कीमें जिनमें मदारिस के अलावा कारोबार के लिए लोन की सहूलियात फराहम की जाती थी, अब बजट में कमी के सबब ज़रूरतमंद अफराद की बड़ी तादाद इस तरह की स्कीमों का मुकम्मल फ़ायदा हासिल करने से महरूम रह जाएगी। अल्पसंख्यक विभाग के जो है कुछ स्कीमें जो है जो छोटे कारोबारी थे उनको लोन वगैरह दिया जाता था, इस तरह की कई स्कीमें चलती थी। तो अब ये सब मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि जब बजट ही कम है तो कैसे जो है वो उनको लोन वगैरह दिया जाएगा। जो छोटे कारोबार हैं, जो ठेला लगाते थे, जब ये लोग बंद हो जाएंगे तो जो लोग बेचारे कर्ज लेके अपना कारोबार जोड़ते थे उनको दुश्वारियां होंगी, बेरोज़गारी ज़्यादा बढ़ेगी। तो सबको ये एक उम्मीद थी कि शायद इस तरह के बजट पेश करें जो सबको अपने पाँव पे खड़े होने का एक मौका मिल जाए और अपने कारोबार या दीगर उमूर को बजट के ज़रिए जो भी स्कीम आ जाती है उस स्कीम के ज़रिए ख़ुद को मजबूत करने का एक मौका मिलने के जो चांस थे वो चांस लोग खो बैठे। पुराने स्कीम को भी अगर मजबूत कर दिया जाता, कुछ भी थोड़े बहुत रद्दोबदल करके, तो भी बेहतर ही माना जाता। लेकिन ये कि पुरानी स्कीम को मजबूत क्या करना है बल्कि उसमें और कमी ला दी गई है। समाज के किसी शोबे या तबके के फलाह बहबूद के लिए महज फलाही स्कीमों के ऐलान की नहीं, बल्कि इन स्कीमों को कामयाब बनाने के लिए बजट की कमी को दूर करने की ज़रूरत होती है। लेकिन वजारत अक़लियती उमूर के बजट में इस साल कमी किए जाने से फलाही स्कीमों के नफाज को लेकर हुकूमत की नीयत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं। मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। बीजेपी के साबिक जिला तर्जुमान डॉक्टर निशित शर्मा ने पार्टी के सूबाई सदर को एक खत रवाना किया है, जिसमें उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा लीडरान के खिलाफ अभी तक कार्रवाई न होने पर तशवीश का इजहार किया है। डॉक्टर निशित शर्मा ने कहा है कि जिन तलबा पर मुकदमा दर्ज किया है और जिन्हें जिला बद्र किया गया है वो लोग मुसलसल कैंपस में सरगर्म है। साथ ही बीजेपी के लीडरान पर जानलेवा हमला करने वाले AMU के तलबा लीडरान पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जो बाइस तशवीश है। 12 फरवरी को किस प्रकार से हिंदू छात्रों पर और तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों पर जानलेवा हमला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सर्किल पर हुआ था। मुकदमा दर्ज हुआ और कई आरोपी जेल भी गए, परंतु कई ऐसे आरोपी हैं जो कि जिला बदर और अन्य गंभीर धाराओं में पंजीकृत हैं जिनके विरुद्ध मुकदमे, और वह आरोपी आज भी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय परिसर के अंदर और उसके निकट इलाकों में घूमते हैं। आगे चल के CNRC के विरोध में भी इस प्रकार की उन्होंने हमले किए थे, हिंसा फैलाई थी। इसी प्रकार से इसी शिकायत को लेकर कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक है, प्रशासनिक अक्षमता है, यह माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के संज्ञान में देने के लिए एक पत्र दिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज बदरुल दूजा नकवी ने कहा है कि बाबरी मस्जिद के एवज अयोध्या के धनीपुर में मस्जिद आमीर के लिए मिली जमीन पर दीगर इमारतें बनाना सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी है। अदालत उज़्मा ने वो जगह मस्जिद आमीर के लिए दी है, लेकिन वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन जफर फारूकी समेत कुछ लोग ट्रस्ट बनाकर दीगर इमारतों की तामीर भी कराना चाहते हैं। साबिक जज के मुताबिक ये पेशरफ्त सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी है, जिसकी मुखालफत की जानी चाहिए। साथ ही दूजा नकवी ने यह भी कहा कि ट्रस्ट बनाकर काम करने के मंसूबे ने साफ कर दिया है कि ट्रस्ट से जुड़े लोग बदनीयती से काम कर रहे हैं, उनका मकसद सिर्फ हुकूमत को खुश करना है। जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिस्प्यूट को फाइनली सेटल किया, उसमें जो लैंड मॉस्क की थी उसकी जगह वो लैंड दे दी गई टेंपल को, मंदिर को दे दी गई। तो उसके कंपेंसेशन में उसे कंपेंसेट करने के लिए मुस्लिम कम्युनिटी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद बनाने के लिए जगह दी कि मस्जिद बनाई जाए। मैंने कल ही उस वर्डिक्ट को फिर से देखा था, तो उस जगह पर मस्जिद के अलावा कोई चीज़ बनाना, मैं समझता हूँ कि ये कंटेम्प्ट होगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का। मेरे ख्याल से इसमें लोगों को अदालत में जाना चाहिए, क्योंकि उसका निफाज कराना है, उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराना है और उस ऑर्डर की खिलाफ वर्जी हो रही है। तो जो अफेक्टेड पार्टी है और वो भी जा सकती हैं, और कोई भी आदमी जो इंटरेस्टेड हो उस इशू में, उस मसले में, वो जा सकता है। गाजीपुर में एहतजाज के मकाम के इर्द गिर्द खारदार तारें लगा दी गई हैं, जिससे मुजाहिरीन और आने जाने वालों को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या है उनकी परेशानियां, आप भी सुनिए। पहले बहुत आराम से सब कुछ हो जा रहा है, लेकिन थोड़ी तकलीफें उठानी पड़ रही है हमें। आने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, थोड़ा वहाँ स्वच्छता नहीं है, जो पहले जैसे स्वच्छता थी यहाँ पे, वो इतना वो नहीं हो पा रहा है। बैरिकेडिंग से ये हुई कि हम जो थी आधी उधर थी, शौचालय की जितनी सुविधा थी आधी उधर हो गई, आधी इधर हो गई। तो यही देखो, आने जाने के लिए, उसके लिए जो खुला रास्ते में जो लोग जा चुके हैं वे नहीं जा पा रहे हैं। बैरिकेड अड़ा हुआ है सारा। एम्बुलेंस आने में वो रास्ता खोलने के लिए, सबके लिए, एम्बुलेंस के लिए भी रास्ता रोक दिया गया है यहाँ अड़ाने के लिए।
कम से कम ये खुला हो तो किसान अपना इधर से उधर आ जा सकता है। शौचालय में भी दिक्कत है, ना पानी है ना कुछ है, आदमी यूँ रहते हैं गंदे। बैरिटिंग की वजह से यहाँ दिक्कत आ रही है। अपनी बोतल उत्तल लेकर जावे अपना वो कर कावे। कीले जो लगा रखी है, ये तार लगा रखे, ये तो यही गवर्नमेंट कहती है कि पशुओं के लिए भी खेतों में नहीं लगने देते, और यहाँ इन आदमियों के लिए लगा रखे। पहले जो हमारे किसान भाई दिल्ली से दवाई ला रहे थे वो नहीं आ पा रही है बिल्कुल भी। पैदल भी नहीं जान दे रहे, पैदल भी ना कुछ खाने का आ रहा है इधर से, अब दूर दूर से लाना पड़ रहा। इतना उन्हें भी मालूम है कि ये उन्होंने जो है काले कानून जो है ये वापस करने होंगे। किसान जब तक घर नहीं जाएगा जब तक काले कानून वापस नहीं होगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साबिक तालिब इल्म शर्जील उस्मानी के जरिए दिए गए मुतनाज़ा बयान पर गुज़िश्ता दिनों पुणे पुलिस ने मुकदमा कायम किया है, जिसको लेकर अब हिंदुत्ववादी तंजीमें भी बरहम हो गई है। आज अलीगढ़ में बजरंग दल के जिम्मेदारान ने शर्जील के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक तहरीर अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क में दी है। बजरंग दल के जिम्मेदारान का कहना है कि शर्जील जैसे लोग मुल्क के लिए खतरा है, उनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। भारत सरकार से मांग करता हूं कि शर्जील उस्मानी जैसे लोगों को टारगेट कर इनको चिन्हित किया जाए, चिन्हित कर इनके पासपोर्ट वीजा जब्त किए जाएं, और जिस देश को ये अपना आका बताते हैं पाकिस्तान, इन सबको वहां भेजने की व्यवस्था की जाए। उत्तर प्रदेश में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चलाई जा रही मुतअद्दिद मुहिम के बावजूद भी लोगों के नज़रियात में तब्दीली वाक़ई नहीं हो रही है। अलीगढ़ के थाना खेर में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप करने का मामला सामने आया है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। अलीगढ़ के एसपी देहात शुभम पटेल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पुलिस को इत्तला मिली थी कि खेत पर कई नाबालिग लड़कियों के साथ कुछ अफराद ने गलत काम किया है। तहरीर की बुनियाद पर रिपोर्ट दर्ज करते हुए मुलजिमों की तलाश की जा रही है और तफ्तीश भी जारी है। जो भी हकायक सामने आएंगे उसकी बुनियाद पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। क्षेत्र खैर के अंतर्गत पुलिस को एक सूचना आई, जिसमें एक नाबालिग लड़की है, उसके परिवारजनों ने सूचना दी कि वो लड़की गई हुई थी खेत पर, तो वहाँ पर उसके साथ 3 व्यक्तियों ने उसके साथ गलत काम किया। इस संबंध में थाना पुलिस ने उनकी जो एप्लीकेशन दी गई उसके आधार पर FIR कर ली है और घटना की जांच की जा रही है, और जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार। दोबारा कॉलेज खुलने के बाद तुलबा को कई तरह के मसाइल का सामना है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने तुलबा को बिना इम्तिहान के पास करने का वादा किया था, लेकिन अब जबकि वो कॉलेज आए हैं तो उन्हें फेल करार दिया गया है। कानपुर के AND कॉलेज के तालिबात का दर्द आप भी सुनिए। 2 पेपर हुआ था, 2 पेपर के बाद हम लोगों को बंद कर दिया गया, कोरोना की वजह से पेपर नहीं हुआ। उसके बाद सरकार का आदेश आया कि सारे बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। प्रमोट भी किया गया, एडमिशन भी लिया गया, सारी फीस भी। अब मात्र पेपर देने को 2 महीने बचे हुए हैं, तब इनका आदेश आया कि बच्चे को फेल कर दिए गए हैं। रिजल्ट आया तो उसमें फेल है। सर एग्ज़ाम तो हम लोग का ले लिया गया, फिर उसमें कहा गया था कि हम लोग को प्रमोट किया जाएगा। पूरे एग्ज़ाम भी नहीं लिए गए थे और कोरोना की वजह से हम लोग को कहा गया कि तो प्रमोट करते हैं। सर प्रमोट भी नहीं किया गया और BA थर्ड ईयर में हम लोग का एडमिशन भी ले लिया। और सर एडमिशन ले लिया, आधी पढ़ाई भी हम लोग की पूरी होगी, फिर बाद में रिजल्ट आया कि हम लोग फेल है। सर हम लोग क्या करें? सेकेंड ईयर की पढ़ाई करें कि थर्ड ईयर पढ़ाई करें? सर हम लोग की फ़ीस भी जमा होगी ये थर्ड ईयर की। सर हम लोग चाहते हैं कि हम सबको प्रमोट किया जाए। कानपुर में आम बजट के खिलाफ समाजवादी पार्टी के कारकुनों ने एहतजाज किया और हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने झुंझुना बजाकर हुकूमत को जगाने की कोशिश की। जनता पार्टी द्वारा जो अभी संसद में बजट पेश किया गया है, बिल्कुल झुंझुना के रूप में, इसमें आम जनमानस को कुछ भी लाभ नहीं दिया गया। सिर्फ कारपोरेट घराने को ध्यान में रखते हुए उन्हीं को बढ़ावा देने के लिए बजट बनाया गया था, जिसमें सिर्फ इस पूरे देश में 5% लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की बात रखी गई है। इसमें ना ही किसान को कुछ मिला है, ना ही गरीब को मिला है, ना ही नौजवान को मिला है। सब ठगा सब महसूस कर रहे हैं। इसमें कारपोरेट घर को बढ़ाने के लिए उनको निजीकरण पे बढ़ावा दे रहे हैं। एयरपोर्ट, रेलवे, LIC, बैंक, सबका निजीकरण कर रहे हैं। तभी हम सभी समाजवादी युवजन सभा के लोग और मुलायम सिंह के लोग संयुक्त रूप से झुंझुना बजट का प्रतीकात्मक झुंझुना बजाकर। नरेंद्र मोदी हुकूमत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल हो रहे इजाफे के खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी कारकुनान ने सीनियर लीडर विवेक बंसल की क़यादत में एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने कीमतों को कम किए जाने का मुतालबा किया। कांग्रेस कारकुनान मेरस रोड से जुलूस निकालते हुए सेंटर पॉइंट पहुंचे और हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर विवेक बंसल ने कहा कि पहले UPA के 2
कीमतों में इजाफे पर पूरी बीजेपी सड़कों पर होती थी, आज खामोश तमाशाई बनी हुई है। साथियों के साथ अभी जो जिस तरीके से रिकॉर्ड स्तर पर पेट्रोलियम पदार्थों की आए दिन मूल्य वृद्धि हो रही है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में हम बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि आज जितने न्यूनतम स्तर पर हैं पेट्रोलियम पदार्थों के दाम, और ये सरकार इसने ये एक परिपाटी बना ली है कि जो भी कुछ हो, इन्होंने नारा दिया था न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन पर, लेकिन ये अधिकतम सरकार और न्यूनतम शासन देखने को मिल रहा है। जनता का शोषण हो रहा है। जो महंगाई है आज इस स्तर पर है, आसमान को छू रही है। किसी भी चीज़ की आप महंगाई देख लें, चाहे कड़वा तेल हो, पेट्रोलियम पदार्थ हो, और कितना हंगामा करती थी आदरणीय श्रीमती केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और इनके साथीगण पेट्रोलियम पदार्थ में या सब्जियों में ज़रा सी भी अगर मूल्य वृद्धि यूपीए शासन के दौरान होती थी, आज बिल्कुल चुप्पी। पंचायत इलेक्शन का आगाज अनकरीब होने वाला है, लेकिन उसके असरात अभी से रोनमा शुरू हो गए हैं। अलीगढ़ में पंचायत इलेक्शन की तैयारी कर रहे एक शख्स पर गुज़िश्ता रात नामालूम अफराद ने फायरिंग की, जिसमें वो जख्मी हो गया। इलाज के लिए उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इलाके के सर्कल ऑफिसर ने बताया कि एक शख्स अपनी कार से घर वापस हो रहा था, तभी हमलावरों ने उस पर गोली चला दी, जिसमें वो जख्मी हो गया। जोफरी जो थाना लोधा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है, एक व्यक्ति अपनी गाड़ी से जा रहा था, उसको सामने से फायर किया, जिसके गाड़ी के अगले शीशे में लगा और उसके कंधे पर गोली लगी। उसके बाद में तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची, उसको उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया था, जो अब स्वस्थ हो गया है, ठीक है, और वो वहां से डिस्चार्ज हो गया है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आखिरकार पटना पुलिस ने रुपेश सिंह कत्ल मामले की घुत्ती सुलझा ली है। पटना पुलिस के मुताबिक रोडरेज की रंजिश में बदमाशों ने रुपेश को मौत के आगोश में पहुंचा दिया है। इस पर्दाफाश में एसआईटी, सीआईडी और एफएसएल की टीम ने मदद की है। इस सिलसिले में एक मुलजिम ऋतुराज को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके कबूलनामे के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है। हत्याकांड का आखिरकार पटना पुलिस ने आज खुलासा करने का दावा किया। इस वक्त एसएसपी उपेंद्र शर्मा हमारे साथ हैं। आपको लग रहा था कि इस तरह से जो कारण है वो सामने आएगा? नहीं, हम लोग दो चीज़ मांग के चल रहे थे। हम लोग की टीम जो बैठती थी, राइट फ्रॉम कांस्टेबल्स टू सीनियर ऑफिसर्स, तो हम लोग की जो क्लोज टीम काम कर रही थी, हम लोग ये मांग के ज़रूर चल रहे थे कि जब घटना का कारण स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो या तो ऐसा ज़रूर कुछ है जो कि या तो बहुत बड़ा है जो कि लोगों को नहीं दिख रहा है, या बहुत छोटा है कि लोगों की नज़र में नहीं आ रहा है। मोटिव के माध्यम से हम लोग जब अनुसंधान कर रहे थे तो किसी दिशा को हम लोग नहीं पकड़ पा रहे थे, लेकिन पैरेलली हम लोग की एक टीम अनुसंधान कर रही थी। अपराध कर्मियों का द्वारा जो इस्तेमाल किया गया मोटरसाइकिल था, उसका नंबर, वो मोटरसाइकिल बरामद होना, अपराध कर्मियों का मोबाइल नंबर, उस मोबाइल नंबर में जो अपराध कर्मी का फ़ोटो था, उस फोटो का मिलना सीसीटीवी से, उसके अलावा उनका अपराध कर्मी का गिरफ्तार होना, गिरफ्तार होने के बाद इसको कबूलना, अपराध कर्मी ने इसको कबूला है, एविडेंस हम लोग के पास है। ये अलग बात है कि मैटर बहुत ही ट्रिवियल है, लेकिन जिस दिन ये घटना घटी थी उस दिन से लेकर आज तक हम लोग इस विवेचना में थे कि इस घटना के बारे में विक्टिम में या परिवार वालों में ऐसी कोई भी मोटिव स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ रही थी। तो अपराध कर्मी तक पहुंचने में हम लोग को कई एविडेंसेस हमारे पास जो कि ये स्पष्ट कर रहा है कि अपराधी यही है, यही वो साजिश करता है, यही वो शूटर है। इसके पास से मर्डर वेपन मिला है, हत्या में उपयुक्त गाड़ी मिली है, हत्या में उपयुक्त कपड़े मिले हैं, और उसके अलावा जो इसका घटनाक्रम जो हमको फुटेज से क्लियर हुआ है, उस घटनाक्रम पर यह स्पष्ट रूप से बैठा हुआ दिखाई देता है। इसका मोबाइल नंबर घटना के पहले बंद हो जाता है, घटना के बाद ये रांची भाग जाता है। ये सारी चीज़ें मोर देन सफिशिएंट है हम लोगों के मानने के लिए कि दिस पर्सन इज इन दिस क्राइम। एसपी उपेंद्र शर्मा उन्होंने कहा कि इस मामले में न केवल कन्फेशनल बल्कि स्ट्रॉन्ग एविडेंस भी पटना पुलिस के पास है, और इसी आधार पर पटना पुलिस ने इस पूरे हत्याकांड का खुलासा किया है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। धक्का लगा था कि नहीं? धक्का लगते लगते बचा था। तो फिर क्यों, क्या हो गया था, क्यों इतना गुस्सा था आपको? सर वो मारने लगा हमको।
क्या बोल रहा था? बस उतर के मारने लगा। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि छोड़ दीजिए फिर भी मारने लगा तो गुस्से में आ गया। तो फिर आप पे गुस्सा क्यों आया, मतलब क्या कारण हुआ अचानक? सर बस ऐसे ही गुस्सा आ गया। तो तुम प्लान कर लिया मारने का उसके बाद? आप तो चोरी का गाड़ी लेके हमेशा भागते हो, तो हमेशा ऐसे ही एक्सीडेंट वाला स्थिति आता होगा, तो हमेशा मारने का सोचते थे क्या लोग? तो आपने कैसे उनका पीछा किया, कहाँ कहाँ किया, कितनी बार अटेम्प्ट किया आपने मारने का? 3-4 बार। कैसे? मंदिर के पास खड़ा एक बार देखे, उसके बाद घर। आप पहचान गए थे उसको उतने देर में ही? हाँ, गाड़ी से। जानते थे कि वो इंडिगो में मैनेजर है? नहीं। वो ड्रेस पहनते थे हमेशा इंडिगो का। आप तो पढ़े लिखे हो, बाहर से ज्योग्राफी ऑनर्स किए हो। जी नहीं। हाँ, नहीं। इंडिगो का बैच रहता है, वो तो कोई भी देख के दूर से पता चल जाता है। कैसे नहीं पहचान रहे थे? नहीं पहचान। आपको गाड़ी का नंबर याद था? बड़ा आदमी है, कुछ तो जानकारी आपने हासिल की होगी। किसके साथ था उस समय? गाड़ी का नंबर याद था आपको? अकेले। उनकी गाड़ी स्पीड में थी सर। और आप? बस मरते मरते बच गए। गाड़ी में और कोई था? अकेले से? एक्सीडेंट हुआ नहीं, कैसे मरते मरते? के बाद क्या किया? आप करने क्या गए थे वहाँ पर? सर हम गाड़ी टर्न कर रहे थे। कुछ करने गए होंगे ना, गाड़ी टर्न कर रहे थे। घर तक कैसे पहुँचे थे? पीछा किए थे? हाँ। किस दिन पीछा किया था? किस बात का गुस्सा था? सर हमको मारे बिना मतलब का इस बात का गुस्सा। गोली मार दी, मारे थे। वहीं रुपेश के घर वाले पटना पुलिस की थ्योरी से मुतमईन नहीं है। पटना पुलिस ने रुपेश हत्याकांड के खुलासे का दावा किया है, लेकिन परिजन क्या सोचते हैं जानने के लिए हम रुपेश के घर पहुंच चुके हैं। अभी उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। भैया ये बताइए कि ये जो जिस तरह के खुलासे की बात आ रही है, कोई कह रहा है रोड रेस का मामला है, तो आप लोग क्या सोचते हैं कि ये खुलासा कितना सही है? अब तो खुलासा रोड रेंज के यदि मामला इतना बड़ा भयानक हत्या हुआ है और एक छोटी सी बात रोड रेंज के लिए आ रही है, तो ये तो हम लोग को नहीं पच रहा है बात कि इतना छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा हत्या हो जाए। और इसमें रोड रेंज तो बहुत हो रहा है, बहुत ऐसा हो रहा है, लेकिन इतना बड़ा घटना तो रोड रेंज से हो जाए। और पुलिस आगे देखिए क्या पड़ताल करके क्या मतलब सही लग रहा है जिस तरह से प्रशासन ने, एक तो इतनी काफ़ी देरी हो गई उनके हत्याकांड के खुलासे में, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक छोटी सी बात के लिए हत्या का कारण बताया जा रहा है। तो प्रशासन आगे बोल रही है कि हाँ हम लोग आगे इस बिंदु पर आगे जाएंगे कि हाँ क्यों हुआ है। रोड रेंज में जो रोड रेंज जिसके साथ हुआ है वही किया है, या कि कोई किलर इसमें सुपारी किलर को सुपारी देकर आगे हम लोग जांच कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं। अब आप लोग क्या मांग करेंगे इस खुलासे के बाद? फिर कोई अभी खुलासे के बाद में यही हम लोग सही हत्यारा मिले और उसको कड़ा से कड़ा सजा मिले। बिहार में पूरा देश में एक संदेश जाए कि एक निर्दोष आदमी को, एक सामाजिक आदमी को इतना निर्मम हत्या हुआ है, कारण चाहिए भी हत्यारा सही पकड़ा जाए और कारण का सही उद्भेदन होना चाहिए कि आखिर किस कारण से हत्या हुआ है, क्यों हत्या हुई है। समाज ही जानना चाहता है, बिहार जानना चाहता है कि हत्या उतना जो कि समाज के। नाज़रीन, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।